Hello everyone, welcome you all my channel Learn Physics by Lakshmi Bhardwaj. Today we will do proton-neutron hypothesis. So let us start. In the previous video we have done electron-proton model. In this video we will do the proton-neutron model. अब इसमें एक वर्ड आ रहा है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में. ठीक है. अब एक पार्टिकल होता है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं. वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास न्यूट्रॉन से कम होता है. ठीक है. अब हमसे कोई कह दे कि हमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना है, तो क्या हमारे पास कम चीज हो उससे हम ज़्यादा बना सकते हैं? नहीं ना. तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ए प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन. ठीक है. लेकिन अगर हमसे ये कह दिया जाए कि हमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाना है, तो न्यूट्रॉन तो एक हैवी पार्टिकल है ना, तो हम न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना सकते हैं. ठीक है. अब हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था. एटम क्या होता है? एटम एक ऐसा स्फीयर होता है जिसके सेंटर में एक हैवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है. और जो अप्रोक्सीमेट मास होता है एटम का वो वहीं कंसंट्रेट होता है. अब न्यूक्लियस की कंपोजिशन के बारे में बात आती है कि जो न्यूक्लियस है वो किस किस से मिलके बना होता है. ठीक है. तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. तो हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट को हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया, जिसके बॉटम में हमने उसका एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. और उसके अपर पार्ट में उसका मास नंबर जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. अब हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं ना. तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जिसमें न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड है और जो मास नंबर है वो कैपिटल ए है. ठीक है. तो हमने सपोज कर लिया कि उस न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन है. ठीक है. और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना चार्ज हो गया? पॉजिटिव जेड. ठीक है. और उस न्यूक्लियस के अंदर ही हमने क्या सपोज कर लिया? ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स है. ठीक है. अब हमें पता है जो एटम होता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी होती है. ठीक है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. अब कोई चार्ज कैसे नहीं होगा? हमारे पास प्लस जेड चार्ज तो है ना न्यूक्लियस के अंदर, तो हमारे पास उतना ही नेगेटिव में होना चाहिए चार्ज. तो इसलिए हमने सपोज कर लिया कि जेड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. ठीक है. ताकि प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल आउट होके एटम को एक न्यूट्रल एंटिटी बना दें. ठीक है. अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे. मान लो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल मान लिया. ठीक है. हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. ठीक है. जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को. तो जेड इज इक्वल टू 7 हो गया. और जो मास नंबर है वो कितना होता है? 14 होता है. ठीक है. यानी अब जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है उसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने बचेंगे? अगर मास नंबर में से हम क्या घटा दें, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो यानी 14 माइनस 7, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 7 ही आ गए ना. क्लियर है. तो 7 प्रोटॉन है और एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल एंटिटी होनी चाहिए. तो 7 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने मानने पड़ेंगे? 7 ही इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल से हमने ये हाइपोथेसिस प्रूव कर दी. अब यहाँ पे जो हमने केस डिस्कस किए थे, जो रिजेक्शन दे रहे थे किसके केस में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस के केस में. अब उन्हीं केसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है. उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे हमने नाइट्रोजन का लिया था, यहाँ पे हमने यूरेनियम का ले लिया जिसका हमने एटॉमिक नंबर नीचे लिखा है. ठीक है. 92 और ऊपर उसका मास नंबर है 238. अब जब इसको रिएक्ट करवाया तो ये ब्रेक हो गया किसमें? यूरेनियम विद एटॉमिक नंबर 90 एंड मास नंबर 234. ठीक है. अब हमें पता है दोनों साइड ये जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है ये कंजर्व्ड स्टेट में होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए. अब हमें यूरेनियम 90 यूरेनियम 234 मिला है. ठीक है. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में भी 2 की कमी है राइट हैंड साइड में और जो मास नंबर उसमें भी. तो हमें क्या एलिमेंट मिल गया? इससे हीलियम मिल गया. ठीक है. जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर कितना है? 4. और प्लस में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो गई. क्लियर. तो देखो यहाँ पे जो Z है यानी एटॉमिक नंबर है, या ये कह सकते हैं सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में इस रिएक्शन में, वो कितने हैं? 92.
और जो ए है यानी मास नंबर है वो कैसे मिलेगा, जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को ऐड कर दें। क्लियर है, तो यानी A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड। और अगर हमें यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो क्या हो जाएगा, A माइनस जेड ना, तो 238 माइनस 92 क्या मिल गया हमें, 146। दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, तो यहाँ पे हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ले लिया हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब उस हाइपोथेसिस में तो क्या था, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे थे ना न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हमें पता है अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं तो कुछ ना कुछ पोजीशन तो ऑक्यूपाई करेंगे ही न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे लाई करेंगे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है ना, यानी एक श्योरिटी नहीं है। तो वो जो अनसर्टेनिटी है इन द पोजिशन वो हमने मान ली डेल एक्स। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, जितना उस न्यूक्लियस का डायमीटर है। ठीक है, और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है, डबल ऑफ रेडियस, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है कितनी होती है, 10⁻⁻14 मीटर। तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है वो कितना हो जाएगा, जितना उसका डायमीटर है यानी डबल ऑफ रेडियस, यानी 2 × 10⁻⁻14 मीटर। क्लियर है, अब हमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रिजल्ट पता ही है, क्या होता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच कट। ठीक है, उस रिलेशन से अगर हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन डेल एक्स, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ठीक है, यानी अब हमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो एच कट को हम यहाँ पे एज इट इज रखते हैं एक बार, और अपॉन में जो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 2 × 10⁻⁻14। ठीक है, जब और इसकी ये जो एच कट है या एच क्रॉस बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है, h/2 ना, और h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना आ गया, 10⁻⁻19 जूल सेकंड पर मीटर। ठीक है, अब ये ऐसा यूनिट कहाँ से आ गई, ये जो जूल सेकंड है ना, ये इस h की यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट है। कैसे आई है ये हमारे पास इस रिलेशन से आई है। ये E इज इक्वल टू एच न्यू एक रिलेशन होता है, यानी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अगर यहाँ से अब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो E/न्यू हो जाएगा। ठीक है, न्यू किसको बोल रहे हैं, ये जो V टाइप का सिंबल है अपॉन में इसको। ठीक है, E इज द एनर्जी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी एक सेकंड में, एक मिनट में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मतलब ऑसिलेट करती है, रिवॉल्यूट करती है। ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो h की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई E/न्यू। तो न्यू क्या होता है, 1/टाइम, यानी कितना टाइम लेती, कितने एक सेकंड में कोई चीज़ कितना ऑसिलेट करती है। क्लियर है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, और t की ऐसा यूनिट हमें पता है सेकंड होती है, तो न्यू की हमारे पास ऐसा यूनिट आ गई 1/सेकंड, और इसको हम पर सेकंड लिख सकते हैं। क्लियर है, अब ये जो रिलेशन है हमारे पास h इज इक्वल टू E/न्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे किनकी, इनकी ये जो यूनिट्स हैं उनकी। तो एनर्जी की जूल होती है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी निकाली इसकी क्या ही है, पर सेकंड। अब ये जो पर सेकंड है ये जो ऊपर जाएगा तो ये जो -1 है नीचे, ये +1 हो जाएगी इसकी पावर। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या आ गई, जूल सेकंड। तो यहाँ पे ये जो जूल सेकंड ये ऐसे आए हैं। ठीक है, यानी जब हमने h कट की जगह h/2 पुट किया, क्योंकि h कट किया, h क्रॉस की वैल्यू h/2 ही होती है, तो h की वैल्यू, h की यूनिट क्या आ गई, जूल सेकंड। और अपॉन में क्या था, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन की हमें पता है, पोजीशन क्या होती है, एक तरह से एक डिस्टेंस ही तो है उसकी मीटर। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, जूल सेकंड पर मीटर। क्लियर है, अब न्यूट्रॉन का हमें मास पता है ना, क्या होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी हो न्यूट्रॉन की, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल में किया था, तो एक रिलेशन बताया था मैंने, क्या था, E इज इक्वल टू
अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4, ठीक है। पी क्या है, मोमेंटम है यहाँ पे, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन, और जो सी स्क्वायर है दैट इज आल्सो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हमें। तो मोमेंटम की क्या वैल्यू आई है, 10⁻⁻19, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, ऐसे ही सी का भी स्क्वायर है तो हम इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर बाहर ही ले लेंगे। इनटू में सी की वैल्यू क्या कितनी होती है, 3 × 10⁸, और इसका पूरे का स्क्वायर ले लिया, प्लस में एम नॉट यानी रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना होता है 1.67 × 10⁻27, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इनटू में सी रेज टू पावर 4 है ना, यानी स्पीड ऑफ लाइट की पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, इस पूरे की पावर 4, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.8 × 10⁻10 जूल, ठीक है। अब अगर हमें जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ MeV, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आई है थ्योरेटिकली, ठीक है, न्यूट्रॉन की, ये कंपेरेबल है किससे, जो रेस्ट मास एनर्जी एक्चुअल में होती है ना न्यूट्रॉन की, उससे कितनी होती है वो होती है 938 MeV, ठीक है, यानी 938 MeV। तो इसलिए पॉसिबल है कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करे। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड पॉइंट यही बता रखा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्पिन के बारे में है, ठीक है। तो जो स्पिन आती है मतलब थ्योरेटिकली और जो एक्सपेरिमेंटली वो सेम आती है, कैसे, जो हमें पता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हाफ स्पिन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं। न्यूक्लियंस क्या होते हैं ये हम आगे प्रूव भी करेंगे, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ न्यूक्लियंस क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो, ठीक है। तो इस केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पे न्यूक्लियंस, ठीक है। तो अगर ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो जो ए है अगर इवन होगा यानी इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होंगे तो जो उनकी स्पिन आएगी वो इंटीग्रल मल्टीपल आएगी एच कट की, ठीक है, यानी एच क्रॉस की। और अगर ये जो ए है यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ओड नंबर में प्रेजेंट है तो जो स्पिन आएगी वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल आएगी किसकी, एच कट की। क्लियर है। तो ये जो वैल्यूज आएंगे ना ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करेंगे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मैग्नेटिक मोमेंट का। अब मैग्नेटिक मोमेंट का हमने फॉर्मूला क्या किया था, क्या था, म्यू = EH/4πm, ठीक है। तो इसमें बताने क्या मतलब, जो मैग्नेटिक मोमेंट थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी मास के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की क्या होगी, अपोजिट होगी, सिर्फ साइन में, ठीक है। साइन में अपोजिट होगी, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल। तो अब क्या होगा, हमें पता है जो प्रोटॉन है वो लाइटर होता है किससे, न्यूट्रॉन से, और मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। क्लियर है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो मासेस होते हैं उनमें बहुत लिटिल डिफरेंस होता है, जस्ट पावर में जो 10 की पावर होती है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो इनकी कंपेरेबल होगी, दोनों की, न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, ठीक है। फिफ्थ वन इज बीटा पार्टिकल एमिशन। अब इसमें हम बीटा डीके के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये हम डिटेल में बाद में इसका एक पूरा टॉपिक है वो करेंगे। अभी जस्ट ये देखते हैं बीटा डीके होता क्या है, ठीक है। बीटा डीके में क्या होता है, जस्ट ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एमिट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट नहीं होते उस न्यूक्लियस के अंदर, वो उसी टाइम पे यानी एमिशन के टाइम पे ही
इंस्टेंटली बनते हैं। क्लियर है? तो बीटा डीके कब होता है? ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होता है बीटा डीके में, एक न्यूट्रॉन होता है ना, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। कैसे? अब हमें पता है न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 0, और जो मास नंबर है, यानी ये कह सकते हैं जो चार्ज है वो कितना होता है, 0 होता है, और जो उसका मास नंबर है वो कितना होता है, 1। ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1 और मास नंबर 1। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो इनके एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, मतलब चार्जेस वगैरह सब कंजर्व्ड होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में नीचे 0 है ना, लेकिन यहाँ पे जब न्यूट्रॉन से हमने प्रोटॉन में कन्वर्ट किया तो ये तो 1 है, तो इसलिए जो राइट हैंड साइड है इसमें एक मतलब चार्ज -1 होना चाहिए, और माइनस का चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ठीक है, तो -1e⁻⁴, क्योंकि ऊपर तो कंजर्व्ड है ही। ठीक है, दोनों साइड 1 है, और प्लस में क्या रिलीज हो गया? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है -1e⁻⁴, इसी को बोलते हैं बीटा पार्टिकल। क्लियर है? और इसके साथ में यानी बीटा डीके में क्या रिलीज होता है इसके साथ? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ऐसे ही अगर पॉजिट्रॉन एमिट होगा तब क्या होगा? इस केस में प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, यानी 1p1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइट हैंड साइड में, ये न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है 0 होता है, तो नीचे 0 और ऊपर इसका जो मास नंबर है वो कितना है? 1। ठीक है, अब दोनों साइड कंजर्व्ड होनी चाहिए, यानी एटॉमिक नंबर, चार्जेस, मास नंबर सब कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 है ना राइट हैंड साइड में नीचे, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे +1 होना चाहिए, और ऊपर तो कंजर्व्ड है ही, तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन से अपोजिट चार्ज जिसके ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिट्रॉन। और ये जो V टाइप का सिंबल है इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, ये जब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट होते हैं ना, यानी पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं, उसके साथ क्या निकलते हैं? न्यूट्रिनो निकलते हैं। और ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है ये दोनों ही हाफ स्पिन पार्टिकल्स हैं, और दोनों मासलेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया? हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही पार्टिकल्स मिल गए। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्लियर है? तो ये हमारी वीडियो थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस पे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू।